Good afternoon, class. In the previous video, I had discussed Baumer's model in cash management, that is in Unit 2. Now, in your Unit 2, the last topic which is remaining, that is marketable securities. So, in today's video, I am going to discuss what is marketable security and the different types of marketable securities which are being available in the market, which can help to manage the excess money in investment, or you can say in short-term investment, so that organization can maintain their optimum cash balance position. So, first of all, what is marketable securities? अगर हम मार्केटेबल सिक्योरिटी की बात करें तो एक सिंपल टर्म में मार्केटेबल सिक्योरिटी कहलाती है एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो एक रेडी मार्केट में है। रेडी मार्केट का मतलब मार्केट रेडी है, आप किसी भी टाइम पे मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो और मार्केट से आप विड्रॉ कर सकते हो। ये आपके लिए एक लिक्विड मार्केट के बेस पे एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे आपके लिक्विडिटी हमेशा अवेलेबल होती है कि आपके पास जिस भी टाइम में कैश की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो तो आप बिज़नेस से उस पैसे को निकाल करके आप शॉर्ट टर्म मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, और जब आपको उस पैसे की ज़रूरत हो बिज़नेस में तो आप उसको वहाँ इन्वेस्टमेंट स्कीम से विड्रॉ करके आप बिज़नेस में यूज़ कर सकते हो। तो इससे आपका कैश का यूटिलाइजेशन और कैश का इन्वेस्टमेंट दोनों ही बैलेंस फॉर्म में रहेगा और बिजनेस में आइडल कैश की पोजीशन एट लास्ट रिमूव हो जाएगी। तो मार्केटेबल सिक्योरिटी पहली चीज हमेशा आपके लिए एक रेडी मार्केट में एग्जिस्ट करता है। दूसरी सिचुएशन कि जब भी हम बात करते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटी की तो प्राइमरी बेस पे हम फोकस करते हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स में जहां पे हमारी प्रिंसिपल वैल्यू की सेफ्टी हो। मार्केट में आपके लिए इक्विटी शेयर्स भी अवेलेबल हैं जो आपके लिए एज अ मार्केटेबल सिक्योरिटी के बिहाफ पे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन प्राइमरी बेस पे अगर हम बात करें तो प्राइमरी बेस पे आपके मार्केटेबल सिक्योरिटी की अगर हम बात करेंगे तो मार्केटेबल सिक्योरिटी पहला फोकस करती है कि प्रिंसिपल अमाउंट सेफ है। अगर आप इक्विटी में पैसा लगाना चाहते हो तो ऐसे केस में मे भी पॉसिबिलिटी है कि आपके इक्विटी की प्रिंसिपल वैल्यू भी वैरी कर सकती है, समटाइम वैल्यू डिक्लाइन कर सकती है, तो ऐसे फेज में आपका प्रिंसिपल वैल्यू की भी लॉस हो सकता है। इतनी बात आई थिंक मेरी समझ में आ रही होगी। चलिए अब आप लोग अपने नोट्स के साथ जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सेंड कर रखा है उसके साथ आप मेरे इस डिस्कशन को चलिए। Once the optimum level of cash balance of a firm has been determined, the residual of its liquid assets is invested in marketable security. पहले पॉइंट कहना क्या चाह रहा है कि एक फर्म का कैश बैलेंस अगर ऑप्टिमम लेवल पे है, कैश बैलेंस का मतलब अगर आपने ऑप्टिमम लेवल पे ये डिटरमाइन कर लिया है कि आपको कैश की कितनी बिजनेस में नीड है, कितना आपको डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस में कैश की ज़रूरत है, तो उसके बाद रेसिडुअल मतलब जितनी भी बची हुई वैल्यू है वो आप कहीं ना कहीं लिक्विड एसेट के फॉर्म में आपके पास जो अवेलेबिलिटी है उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो मार्केटेबल सिक्योरिटी। इसका बेनिफिट क्या होगा? बिजनेस के पास मान लीजिए 10 लाख रुपए कैश के फॉर्म में अवेलेबल है, इसमें से आपने डिटरमाइन कर लिया कि हमको अभी 8 लाख रुपए की ज़रूरत है, अगले 6 महीने में हमको 8 लाख से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 6 मंथ्स आपके लिए एक शॉर्ट टर्म पीरियड है। इस 6 मंथ्स के लिए आप किसी भी मार्केटेबल सिक्योरिटी में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, तो वही पैसा जो 2 लाख रुपए आपके लिए अनयूज मनी था वो यूज मनी में कन्वर्ट हो गया। 8 लाख रुपए बिजनेस में यूज हो रहा है डे टू डे ऑपरेशंस में, और 2 लाख रुपीज आपका इन्वेस्ट हो रहा है, इसके अगेंस्ट में आपको आफ्टर 6 मंथ्स रिटर्न जनरेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। Such securities are short-term investment securities which help to obtain a return on temporarily idle funds. ये सिक्योरिटी आपके लिए कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? समटाइम्स शॉर्ट टर्म, नॉर्मली आपके लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में ही इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, और शॉर्ट टर्म के बिहाफ पे आपके पास जो टेम्परेरी बेस पे आइडल फंड है इसको कहीं ना कहीं यूज़ करने में आपके लिए सपोर्टिव है। अभी मैंने बात किया कि आइडल फंड, आइडल कैश जो आपके पास है जिसको करंट में आपको बिजनेस में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है,
इसको अगर आपने किसी मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी में आपने इन्वेस्ट कर रखा है, तो ऐसे बेस पे आपके लिए ये आइडल कैश बर्डन नहीं होगा और वो इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पे आपका प्रिंसिपल भी नॉर्मली सेफ रखेगा और आपको समहाउ इंटरेस्ट के फॉर्म में रिटर्न भी जनरेट कराता रहेगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज अफेक्ट द डिग्री ऑफ इट्स मार्केटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसकी ओवरऑल जो डिग्री है वो मार्केट बेस्ड यानी मार्केटेबिलिटी पे है और हाईली लिक्विड है, लिक्विडिटी यहाँ पे मेंटेन है। टू बी लिक्विड a security must have two basic characteristics, a ready market and safety of principal value। अभी मैंने डिस्कस किया था कि लिक्विडिटी के बेस पे हम दो चीज़ों पे फोकस करते हैं। दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहला रेडी मार्केट होगी आपकी, हमेशा रेडी है इन्वेस्ट करने के लिए भी और विड्रॉ करने के लिए, और यहाँ पे आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो नॉर्मली सेफ है। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ की अगर हम बात कर लें तो मार्केटेबल सिक्योरिटी आपके लिए एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है जो बिजनेस के आइडल कैश को, आइडल फंड्स को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करने में आपको हेल्प करता है। तो ऑप्टिमम कैश बैलेंस की अगर हम बात कर लें तो कैश का बिजनेस में यूटिलाइजेशन और मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट, ये दोनों फैक्टर्स इंक्लूड करता है। तो मार्केटेबल सिक्योरिटी कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल है कि जितना पैसा आज की डेट पे आपको जरूरी नहीं है कैश के फॉर्म में यूज करने का, उसको आप मार्केटेबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टाइप्स ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज के बिहाफ पे आपके सामने कुछ 6 बेसिक मार्केटेबल सिक्योरिटीज मैं डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम से भी रिलेटेड है और ये आपके मार्केट के बिहाफ पे मेजर लेवल पे मार्केटेबल सिक्योरिटीज अवेलेबल कराई गई हैं। पहला देखते हैं ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल जैसा आप लोग पढ़ चुके हो, इसे हम टी बिल भी कहते हैं। टी बिल हमेशा एक डिस्काउंटेड वैल्यू पे इशू होता है, जैसे हम बॉन्ड को इशू करते हैं मार्केट में, वैसे ही आपके टी बिल भी इशू किए जाते हैं। डिफरेंस क्या है, टी बिल हमेशा आपका शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, यानी मैक्सिमम 364 डेज के लिए इशू किया जाएगा, डिस्काउंटेड वैल्यू पे इशू होगा और ये आपके गवर्नमेंट के बिहाफ पे ही नॉर्मली इशू होते हैं, यानी इसको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही नॉर्मली मार्केट में इशू करते हैं। चलो अब नोट्स के बिहाफ पे देख लेते हैं। दीज आर ऑब्लिगेशंस ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का ऑब्लिगेशन है, गवर्नमेंट इशू करती है। दे आर सोल्ड ऑन द डिस्काउंटेड बेसिस, हमेशा ये डिस्काउंटेड बेसिस पे इशू होगा, यानी यहाँ पे आप डिस्काउंटेड वैल्यू पे परचेज करोगे और एट पार वैल्यू पे आपको नॉर्मली रिटर्न दिया जाएगा, मैक्सिमम अप टू 364 डेज के लिए। यहाँ पे किसी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होगा। द इन्वेस्टर डज नॉट रिसीव एन एक्चुअल इंटरेस्ट पेमेंट, यहाँ पे इन्वेस्टर को किसी भी तरीके का कोई एक्चुअल इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया जाता। दे आर इशूड विद 3 months, 6 months एंड मैक्सिमम फॉर लेस देन 1 year, मैच्योरिटीज मैक्सिमम 364, 3 महीने 6 महीने इस तरीके से मार्केट में इशू होते हैं और मैक्सिमम टाइम पीरियड आपका कितना है 364। जरूरी नहीं है कि कंपनी 3 महीने के लिए इशू करे, 1 month के लिए भी इशू कर सकती है, 3 months हो सकता है, 6 months हो सकता है, 9 months हो सकता है, ये कंपनी डिसाइड करेगी। मैक्सिमम 364 डेज होगा, इससे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए टी बिल इशू नहीं किया जाएगा। The return is the difference between the purchase price, that is the discounted price, and the face value, that is par value of the value। रिटर्न क्या मिलेगा, डिस्काउंटेड वैल्यू जिस पे इशू किया गया है और पार वैल्यू जिस पे आप इन्वेस्टर को पैसा वापस करोगे। तो वही सेम कंडीशन है जैसे बॉन्ड की है कि अगर मान लीजिए 10,000 रुपीज़ का टी बिल कंपनी ने इशू किया, कंपनी मतलब गवर्नमेंट ने, तो वहाँ पे आपको 60% डिस्काउंट पे दिया गया, तो 60% का मतलब 6,000 रुपये उसकी वैल्यू है और आपको जब रिटर्न मिलेगा तो पूरा 10,000 नहीं 4,000 रुपये का आपका बेनिफिट। द ट्रेजरी बिल आर इशूड ओनली इन बियरर फॉर्म, कि हमेशा बियरर फॉर्म में इशू किया जाएगा, यानी यहाँ पे किसी स्पेसिफिक का नाम नहीं होगा, जिसके पास अवेलेबल है वो उसका होल्डर है। इसको हम इजीली ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं बियरर में। बियरर चेक आपने देखी होगी कि बियरर मतलब जिसके हाथ में है, जिसका नाम उस पर लिखा हुआ वो उसका ओनर हो गया। क्रॉस्ड में हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि पर्टिकुलर नाम जिसका लिखा गया उसके नाम से क्रॉस हो गया है और ऐसे फेज में वहाँ पे नाम चेंज नहीं हो सकता। तो बियरर के बेसिस पे ये इशू होता है, ये ट्रांसफरेबल है, इसको कोई भी इंडिविजुअल जब चाहे दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है। दे आर परचेज देयरफॉर विदाउट द इन्वेस्टर्स नेम अपॉन, अभी जैसे बियरर की बात हुई तो यहाँ पे आपकी जो परचेजिंग होगी एज ए इन्वेस्टर वो बिना आपके नाम की जाएगी, यानी स्पेसिफाइड आपके नेम से इसको इशू नहीं किया जाएगा। दिस एट्रीब्यूट मेक्स देम इजीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन इन्वेस्टर टू अनदर।
तो ये एट्रीब्यूट कहीं ना कहीं आपके लिए एज अ इन्वेस्टर बेनिफिशियल है कि आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, वन इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये टी बिल आपका शॉर्ट टर्म बॉन्ड है जिसको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट इशू करती है। ये मार्केटेबल सिक्योरिटी है शॉर्ट टर्म के लिए। एज अ इन्वेस्टर आपके पास कंपनी में एक्सेस मनी अवेलेबल है, आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। नेक्स्ट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स दैट इज सीडीज। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स की बात करें तो ये नॉर्मली आपके बैंक इशू करते हैं, जैसे बैंक एफडी इशू करती है वैसे ही आपके सीडीज होते हैं। इन्हें हम शॉर्ट टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स मिनिमम आप जानते हो कि 7 डेज से आपके डिपॉजिट स्टार्ट होते हैं। 7 डेज, 14 डेज, इस तरीके से आप जितने दिन का चाहो स्पेसिफाइड जो बैंक ने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है उसके बेस पे आप डिपॉजिट कर सकते हैं। और यहाँ पे बैंक आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे आउट करती है आपकी मैच्योरिटी। नोट्स देखते हैं। These are marketable receipts for funds that have been deposited in a bank for a fixed period of time। ये आपके मार्केटेबल रिसिट हैं, शॉर्ट टर्म के लिए इशू किए जाते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और नॉर्मली आपके फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं। 7 डे, 14 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, जैसा आप चाहो वैसा डिपॉजिट कर सकते हो और इसके बिहाफ पे आपको शॉर्ट टर्म पीरियड में इंटरेस्ट पे आउट किया जाएगा। द डिपॉजिट फंड्स अर्न अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो डिपॉजिट फंड्स हैं उसके अगेंस्ट में आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों ही आपको रिटर्न के फॉर्म में पे किए जाएंगे। द सीडीज आर ऑफर्ड बाय बैंक्स ऑन अ बेसिस डिफरेंट फ्रॉम ट्रेजरी बिल। ये डिफरेंट है ट्रेजरी बिल से, क्योंकि ट्रेजरी बिल आपका डिस्काउंटेड रेट पे इशू होता है और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। दे आर नॉट सोल्ड एट अ डिस्काउंट। ये आपके कभी भी डिस्काउंट पे सोल्ड नहीं किया जाएगा, ये हमेशा इंटरेस्ट के अगेंस्ट सोल्ड किया जाएगा। Rather, when the certificates mature, the owner receives the full amount deposit plus the earned interest। यहाँ पे जो डिपॉजिटर है यानी जो इन्वेस्टर है वो अपने सर्टिफिकेट के अगेंस्ट में जब उसकी मैच्योरिटी आएगी तो उसे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों ही उसे रिटर्न के फॉर्म में पे किया जाएगा। तो आई थिंक ये दोनों मार्केटेबल सिक्योरिटी आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। थर्ड कैटेगरी दैट इज कॉमर्शियल पेपर्स। कॉमर्शियल पेपर्स की अगर बात करें जिसे हम सीपी भी कहते हैं, तो कॉमर्शियल पेपर एक तरीके से एक शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट है। प्रॉमिसरी नोट जहाँ पे एक प्रॉमिस होता है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को पैसा देगी, तो यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट है। शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड इसलिए है क्योंकि इसको नॉर्मली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इशू करती हैं जो मार्केट में रजिस्टर्ड हैं, और वही ऑर्गेनाइजेशन इसको इशू कर सकती हैं जिसकी क्रेडिट रेटिंग साउंड हो। रीज़न, अगर साउंड नहीं होगी तो इन्वेस्टर पैसा नहीं लगाना चाहेगा। इसमें रिटर्न सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और ट्रेजरी बिल्स इन दोनों से हमेशा ज़्यादा होता है क्योंकि रिस्क भी ज़्यादा है। चलिए देखते हैं। इट रिफर्स टू शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट सोल्ड बाय लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसे नॉर्मली लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इशू करती हैं और ये आपका शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट कहलाता है। As they are unsecured, the issuing side of the market is dominated by companies which typically maintain sound credit rating। ये अनसिक्योर्ड होने के साथ साथ ये आपके मार्केट के बिहाफ पे है क्योंकि कंपनीज आपकी मार्केट बेस पे ही होती हैं और जिनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है वही मार्केट में इसको नॉर्मली इशू कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर उन कंपनीज में पैसा लगाना ही नहीं चाहेगा जिनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं होती, वहाँ पे लॉस की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा हो जाएगी। कॉमर्शियल पेपर दैट इज सीपीज कैन बी सोल्ड आइदर डायरेक्टली और थ्रू डीलर्स। डायरेक्टली कंपनी भी इसको सेल आउट कर सकती है और थ्रू डीलर मतलब ब्रोकर एजेंसीज हैं या डिफरेंट एजेंट्स उन्होंने बना रखे हैं जिनके थ्रू भी कॉमर्शियल पेपर सेल आउट किया जाता है। आज की डेट पे बैंक्स भी आपके एज एन एजेंट काम कर रहे हैं जो आपके कॉमर्शियल पेपर्स कंपनीज के बिहाफ पे मार्केट में सेल आउट। कंपनीज विद हाई क्रेडिट रेटिंग सेल्स डायरेक्टली टू इन्वेस्टर। कंपनी जिनकी रेटिंग हाई है वो डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को सेल आउट कर सकती हैं। जिनकी क्रेडिट रेटिंग लो है वही आपके इमीडिएटर्स को यूज़ करते हैं कि उनकी रेपुटेशन के बिहाफ पे वहाँ पे आप एज अ इन्वेस्टर अवेलेबल हो जाए, क्योंकि जो इमीडिएटर होंगे, चैनल्स होंगे, उनको भी आपको कुछ रिटर्न पे करना पड़ेगा, वो भी कुछ ना कुछ चार्जेस लेंगे। तो यहाँ अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है तो आप अपने चार्जेस बचा सकते हो और डायरेक्टली आप कंपनी में डायरेक्टली आप इन्वेस्टर्स को अपने इंस्ट्रूमेंट को सेल आउट कर सकते हैं। द डिनोमिनेशंस इन विच दे कैन बी बॉट वेरी अ वाइड रेंज। डिनोमिनेशंस मतलब जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये आपके बहुत लॉन्ग रेंज यानी वाइड रेंज में आपके वैरी कर सकते हैं परचेजिंग में, कि अगर आपकी रेटिंग डाउन है तो रेटिंग डाउन होने के बेस पे आपकी परचेजिंग कम होगी, रेटिंग हाई है तो परचेजिंग ज़्यादा होगी,
जो भी इमीडिएटर्स इन्वॉल्व है उनकी रेटिंग हाई है तो उनके बिहाफ पे भी आपकी हाई परचेजिंग हो सकती है, क्योंकि वो एज अ गारंटर इन्वॉल्व है। दे कैन बी परचेज सिमिलरली विथ वेरिंग मैच्योरिटीज। कॉमर्शियल पेपर्स परचेजिंग डिफरेंट आपके वेरिंग मैच्योरिटीज के बेस पे हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म में इसमें भी आपके 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ डिफरेंट आपके टाइम पीरियड वेरी कर सकते हैं। These papers are generally sold on discounted basis in bearer form, although at times commercial papers can be issued carrying interest and made payment to the order of the investor. कॉमर्शियल पेपर्स की बात करें तो ये आपके जनरली डिस्काउंट बेसिस पे बियरर फॉर्म में इशू होते हैं। जैसे आपके बॉन्ड्स हैं, टी बिल्स आपने देखा गवर्नमेंट बॉडी कर रही है, कॉमर्शियल पेपर प्राइवेट बॉडीज कर रही हैं, कंपनीज कर रही हैं। बट इनके अलावा कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो कॉमर्शियल पेपर्स के अगेंस्ट में आपको इंटरेस्ट भी पे करती हैं, तो डिस्काउंटेड रेट पे ना इशू करके प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट पे भी कॉमर्शियल पेपर मार्केट में इशू किया जा सकता है। ये डिपेंड करेगा कंपनी की अपनी इंटरनल पॉलिसी पे कि वो कॉमर्शियल पेपर डिस्काउंटेड रेट पे इशू करना चाहती है या अगेंस्ट इंटरेस्ट इशू करना चाहती है। आई थिंक थर्ड टाइप भी क्लियर हो गया होगा मार्केटेबल सिक्योरिटी का। नेक्स्ट वन, बैंकर्स एक्सेप्टेंस। बैंकर्स एक्सेप्टेंस एक तरीके से आप कह सकते हो इट इज़ अ काइंड ऑफ ड्राफ्ट। डीडी हमने सुना होगा, डिमांड ड्राफ्ट। ऑर्डर टू पे, जहाँ पे एक पार्टी दूसरे बैंक को ऑर्डर देती है कि आपने अगर डिमांड ड्राफ्ट बन गया तो ऐसे फेज में आप पैसा ले सकते हैं। तो मान लीजिए आप सेलर हो, एक्सपोर्टर, तो आपके पास क्या होगा, डीडी आया होगा। आप किस बैंक को ऑर्डर दोगे, इंपोर्टर यानी परचेजर को। परचेजर ने डीडी दिया होगा आपको, तो वहाँ आप ऑर्डर दोगे कि उस ऑर्डर के बिहाफ पे आपको पेमेंट किया जाए। और यहाँ पे आपके डीडी यानी बैंकर्स एक्सेप्टेंस में किसी तरीके के फ्रॉड की पॉसिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि उतना पैसा ऑलरेडी इंपोर्टर अपने बैंक के पास जमा कर चुका है, तभी डीडी बनाई जाती है। चलिए ध्यान दीजिए इसमें भी। दीज आर ड्राफ्ट ऑर्डर टू पे। ड्राफ्ट है जहाँ ऑर्डर दिया जाता है कि मुझे पे करो। अगर आप एक्सपोर्टर हो तो आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको डिमांड ड्राफ्ट मिल गया। अब आप डिमांड ड्राफ्ट के होल्डर हो तो आप बैंक को ऑर्डर दे सकते हो कि आप मुझे इसके अगेंस्ट में पैसा पे करो। ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंक बाय एन एक्सपोर्टर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन पेमेंट फॉर गुड्स। ड्रॉ कौन करता है, स्पेसिफाइड बैंक के अगेंस्ट में एक्सपोर्टर, क्योंकि इंपोर्टर ने एक्सपोर्टर को ड्राफ्ट दिया होगा, बैंक का एक्सेप्टेंस दिया होगा। तो नॉर्मली एक्सपोर्टर इंपोर्टर यानी इंटरनेशनल ट्रेड में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, डोमेस्टिक ट्रेड में भी कर सकते हैं। इंटरनेशनल डोमेस्टिक ये सारे आपके जो भी ट्रेड हो रहे हैं, ये यहाँ पे आपके जो ये ड्राफ्ट इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हो रहा है, इसे हम कहते हैं बैंकर्स एक्सेप्टेंस। दीज आर ड्राफ्ट ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंक बाय एन एक्सपोर्टर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन पेमेंट फॉर गुड्स ही हैज शिप्ड टू अ कस्टमर हु मेंटेन एन अकाउंट विद दैट स्पेसिफाइड बैंक। कस्टमर ने ही अकाउंट बना रखा है अपने स्पेसिफाइड बैंक में, क्योंकि कस्टमर ने वो पैसा, जो इंपोर्टर है वो पैसा बैंक में जमा किया होगा, तभी बैंक ने ड्राफ्ट बनाया होगा। और वो ड्राफ्ट जब आपने एक्सपोर्टर को दे दिया तो आपके बिहाफ पे इंपोर्टर यानी कस्टमर ने एक आपके लिए अकाउंट मेंटेन करा दिया है स्पेसिफाइड अमाउंट का, कि आप जब चाहो आप बैंक में जाकर क्लेम कर सकते हैं और उतना पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीके से शॉर्ट टर्म आपके लिए इन्वेस्टमेंट ही है कि आप यहाँ पे ट्रांजैक्शंस ऑपरेट कर रहे हो, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ के भी यहाँ पे है, तो ऐसे फेज में आपका पैसा सेफ है। दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन फाइनेंसिंग डोमेस्टिक ट्रेड। इसको हम फाइनेंसिंग ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड में भी यूज़ कर सकते हैं। द ड्राफ्ट गारंटीज पेमेंट बाय द एक्सेप्टिंग बैंक एट अ स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ। ड्राफ्ट क्या है, गारंटी देता है एक्सेप्टिंग बैंक की वो एक पर्टिकुलर टाइम पे पैसा दे देगा, क्योंकि आपने एज अ कस्टमर पैसा जमा किया है। तो जो बैंक पैसा एक्सेप्ट कर रहा है वो एक सर्टेन टाइम पे जब क्लेम किया जाएगा एक्सपोर्टर यानी सेलर के भी हाथ पे, तो ऐसे फेज में जो भी स्पेसिफिक बैंक है वो स्पेसिफिक बैंक जो एक्सेप्टेंस बैंक है वो उसके अगेंस्ट में पेमेंट। द सेलर होल्ड सच एक्सेप्टेंस मे सेल इट एट डिस्काउंट टू गेट इमीडिएट फंड। जैसे आपके पास डिस्काउंटिंग बिल्स होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, वैसे ही आपके पास ड्राफ्ट भी है कि आप दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हो। एज अ सेलर आपको तुरंत पैसा चाहिए। ड्राफ्ट मान लीजिए फ्यूचर डेट का है, पोस्ट डेटेड ड्राफ्ट दिया गया है, तो ऐसे फेज में आप कुछ डिस्काउंट के साथ उस पर्टिकुलर ड्राफ्ट को किसी अदर पार्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हो, आप इंडोर्स कर सकते हो, और ऐसे फेज में आपको इंस्टेंट पैसा मिल जाएगा एट अ डिस्काउंटेड।
Thus the acceptance become a marketable security. तो यहाँ पे ये जो एक्सेप्टेंस है ये कहीं ना कहीं एक तरीके से मार्केटेबल सिक्योरिटी है। क्यों? क्योंकि आपने इमीडिएट पैसा लिया, डिस्काउंट दिया, तो दूसरी पार्टी को उसके अगेंस्ट में सम रिटर्न जनरेट। ये बात क्लियर हो गई होगी सबको? चलिए, तो 4 टाइप्स ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी यहाँ पे मैं डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट, 5th वन, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। बिल ऑफ एक्सचेंज आप सब लोगों को पता है कि ड्रॉयर ड्रॉई दो पार्टी के बीच में जब क्रेडिट पे कोई बाइंग सेलिंग ऑपरेट होती है तो वहाँ पे जो आपके बिल ड्रॉ किए जाते हैं, यानी बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल, तो उसे हम कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डिस्काउंटिंग भी होती है। डिस्काउंटिंग जैसे आपका बिल्स रिसीवेबल आपके पास है, आपको पैसा लेना है, 3 महीने बाद आपको पैसा मिलने वाला है, आपको आज ही पैसा चाहिए, तो आप बैंक के पास गए, आपने कहा ये बिल का पैसा मुझे आज दे दो। बैंक कहेगा कुछ बैंक चार्जेस मैं लूँगा, बैंक आपको सम % काट करके पैसा दे देगा। तो यहाँ पे जो ये पैसा काटा गया, दैट इज द डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। जब मैच्योरिटी आएगी तो बैंक बायर यानी ड्रॉई के पास जाएगा और वो उससे क्लेम करेगा कि आप इस बिल ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट मुझे पैसा पे आउट करो। तो यहाँ पे जितना % बैंक ने डिडक्ट किया था सेलर यानी ड्रॉयर के अगेंस्ट में, उतना पैसा आप वहाँ पे परचेजर से रिसीव कर सकते हैं। सरप्लस फंड्स में बी डिप्लॉयड टू परचेज डिस्काउंट। जो भी सरप्लस फंड है उनको हम डिप्लॉय कर सकते हैं और बिल्स को डिस्काउंट। सरप्लस फंड मतलब जो पैसा हमको मिलने वाला है बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर ड्रॉन बाय सेलर, ड्रॉर के बिहाफ पे ड्रॉन होता है, ऑन द बायर यानी ड्रॉई के अगेंस्ट में, फॉर द वैल्यू ऑफ गुड्स डिलीवर टू देम। जो गुड्स आपको डिलीवर किया गया है उसके अगेंस्ट में जो भी उसकी वैल्यू है। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द बिल, इफ द सेलर इज नीड ऑफ फंड्स ही मे गेट इट डिस्काउंट। अगर बिल की पेंडेंसी है यानी बिल आपका पेंडिंग में है, पैसा फ्यूचर में मिलना है और फंड की सेलर को इंस्टेंट नीड हो गई, तो वो उस बिल को डिस्काउंट करा सकता है बैंक के जरिए। ऑन द मैच्योरिटी द बिल शुड बी प्रेजेंटेड टू द ड्रॉई फॉर पेमेंट। और जब उसकी मैच्योरिटी आएगी तो बैंक उस बिल को ड्रॉई को प्रेजेंट करेगा और पूरा पैसा रिकॉर्ड करेगा। तो 1000 का मान लीजिए बिल है, बैंक ने कहा 5% में चार्जेस दूंगा, तो आपको पे कितना करेगा? 950 रुपीज़। 50 रुपये जो बैंक ने डिडक्ट किया वो बैंक के लिए क्या हो गया? बेनिफिट। तो यहाँ पे एक तरीके से शॉर्ट टर्म आपके डिपॉजिट हो रहे हैं और जिसके अगेंस्ट में बैंक में यहाँ पे रेवेन्यू चलेगा। आई थिंक ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। लास्ट वन दैट इज मनी मार्केट म्यूचुअल फंड और लिक्विड फंड। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड या लिक्विड फंड की अगर हम बात करें तो मनी मार्केट का मतलब एक शॉर्ट टर्म मार्केट है जहाँ पे इंस्टेंट लिक्विडिटी आपके लिए अवेलेबल होती है। तो इंस्टेंट लिक्विडिटी के बिहाफ पे ये आपकी एक तरीके से प्रोफेशनली मैनेज पोर्टफोलियोज को इंक्लूड करती हैं कि आपके प्रोफेशनली मार्केट में मैनेज पोर्टफोलियोज हैं और जिनकी मार्केट में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा है, तो बहुत तेज़ी से ये मार्केट में ग्रो करते हैं। चलिए देखते हैं इसमें। इट इज़ प्रोफेशनली मैनेज पोर्टफोलियोज और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। ये आपके एक तरीके से प्रोफेशनली मैनेज पोर्टफोलियोज हैं। नॉर्मली मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें तो ये म्यूचुअल फंड जैसे आप फ्रैंकलिन इंडिया कह सकते हो, ये आपके म्यूचुअल फंड है, शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा मार्केट में रिटर्न देता है। इस तरीके से बहुत सारे मनी मार्केट के म्यूचुअल फंड्स हैं। आप नेट पर सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स के मिल जाएंगे क्योंकि ये वैरी करते रहते हैं। इट इज़ प्रोफेशनली मैनेज पोर्टफोलियोज और मार्केटेबल सिक्योरिटी। ये प्रोफेशनली मैनेज होते हैं और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ के लिए ही बेसिकली ये पोर्टफोलियो बनाए जाते हैं। दे प्रोवाइड इंस्टेंट लिक्विडिटी। ये इंस्टेंट लिक्विडिटी देते हैं कि आपने वन टाइम में मान लीजिए 50,000 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया शॉर्ट टर्म के लिए, 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीने का आपने इन्वेस्ट किया, उसके बाद आप पैसा विड्रॉ कर लो। ड्यू टू हाई लिक्विडिटी competitive yields and low transactions on these funds have achieved significant growth in size and popularity in recent years। अगर इसकी हम हाई लिक्विडिटी की बात करें, कॉम्पिटिटिव यील्ड यानी दूसरे कंपैरिजन में यहाँ पे हम यील्ड यानी रिटर्न की बात करें, ट्रांजैक्शन की लो कॉस्ट की बात करें, तो इसने रीसेंट अगर हम ईयर्स में बात करें तो अपनी पॉपुलैरिटी अपनी साइज को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है कि मार्केट में हर इन्वेस्टर चाहता है कि वो शॉर्ट टर्म के किसी इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा करके हाई रिटर्न जनरेट करे। तो ये आपके लिए जो म्यूचुअल फंड दिए गए हैं, ये म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म में आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप वन टाइम लमसम फंड को आप इन्वेस्ट कर लीजिए और उस लमसम फंड के अगेंस्ट में आप नॉर्मली रिटर्न पा सकते। यहाँ पे SIPs का भी कॉन्सेप्ट है। इनमें कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता। ये जो आपके मनी मार्केट म्यूचुअल फंड होते हैं
दोनों ही केस में आपके रिटर्न की पॉसिबिलिटीज अवेलेबल हैं। सम और रिटर्न वैरी कर सकता है क्योंकि लमसम में आप वन टाइम इन्वेस्ट करोगे तो रिकरिंग में आपके लिए पॉसिबिलिटीज रिटर्न की संभव। ये आपके डिफरेंट कैटेगरीज के मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं। तो मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या है, कितने डिफरेंट टाइप्स के मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं, ये सब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आपकी यूनिट 2 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास से मैं स्टार्ट करूँगा यूनिट 3 दैट इज रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। थैंक यू।